Hello students, class plus 2 physics. Next topic is torque on a current carrying rectangular loop placed in a uniform magnetic field. अब बीएस लॉ हो चुका है, एम्पियर सर्किट लॉ हो चुका है. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉयल है. ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉयल चलिए मान लीजिए इस शेप में है, दिस इज द कॉयल. ठीक है, तो यहाँ से करंट जा रहा है और ऐसे करंट घूम के वापस आ रहा है इस कॉयल के अंदर, और इस कॉयल को हमने साइड में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. तो यहाँ पर है नॉर्थ और यहाँ पर है साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है. ये मैग्नेट आप चाहें तो परमानेंट भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रख सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है क्या होता है, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट रख लें या परमानेंट मैग्नेट रख लें. ठीक है, दोनों में कोई इशू नहीं है. अब ये कॉयल जो है देखिए, इसमें यहाँ पर करंट जा रहा है यहाँ से ऐसे, और ये इस तरह करंट जा रहा है इस कॉयल के अंदर. ठीक है, तो जैसे इस कॉयल के अंदर करंट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हमें पता है इस कॉयल में फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण ये घूमने की कोशिश करेगी, उसी फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा. तो यह सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो चलिए पहले आते हैं हम एंड इस एंड पे. ठीक है, पी क्यू एंड पे आते हैं. तो पी क्यू एंड पे क्या हो रहा है, देखिए फोर्स किधर को लगेगी. फोर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आवर लेफ्ट हैंड, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड. तो लेफ्ट हैंड के लिए देखिए ये होता है ए बी एंड सी. बी इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी इज़ फॉर करंट एंड थंब इज़ फॉर फोर्स. तो चलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को जा रहा है, तो आंसर है ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. अब करंट किधर को जा रहा है, कॉइल में करंट जा रहा है ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड करंट. तो ये थंब किधर को जा रहा है, देखिए. ठीक है, इसमें थोड़ा सा और दिखाता हूँ सही करके. ये जा रहा है यहाँ पर, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. करंट ऊपर को जा रहा है, तो ये थंब किधर को जा रहा है, थंब जा रहा है अंदर को. तो ये रहा अंदर को, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को लगने वाली है. ठीक है, अब ऑब्वियस है कि ऐसा एक कॉयल है, अगर ये वाला एंड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो दूसरा एंड किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं फोर्स लग रही है पहले कॉयल को अंदर की तरफ, और अंदर के लिए हम निशान कौन सा यूज़ करते हैं, क्रॉस का. और यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर के लिए हम निशान कौन सा यूज़ कर लेंगे, डॉट लगा देते हैं. डॉट का मतलब यहाँ को बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया F1 एंड F2. ठीक है जी. अब सबसे पहले लिखते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स लगेगी F1 किस आर्म पे, पी क्यू पे. ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए I. ठीक है, और इसकी लेंथ पी से क्यू तक, इसकी लेंथ को मान लेते हैं हम L, दिस इज द लेंथ L. I L बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से लगा रखा है, और साइन थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा इज 90 डिग्री. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये कॉयल ऐसे पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है. एंगल कितना बना रहा है, 90. ठीक है, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1. तो ये फोर्स हो जाएगा F1, और ऐसे ये वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, F2 भी ऐसे हो जाएगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं F3 और F4 की. देखिए ये वाला जो कॉयल है, ठीक है, इस पे किधर को फोर्स लगेगा. एक्चुअली ये जो कॉयल है ये बिल्कुल अलाइनमेंट नहीं है, ये थोड़ा ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है. ठीक है, अगर इसका मैं कॉस और साइन थीटा निकाल के आपको बताऊंगा, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और ये है लेंथ. तो देखिए ये दोनों तकरीबन क्या है, ये लेंथ इधर को है. ठीक है, और अगर हम इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो डायरेक्शन का कंसेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं. पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा पंगा लेने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि क्या है, देखिए ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाली लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है. तो पैरेलल में अगर हम एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो कितना हो जाता है, साइन 0. और साइन 0 क्या होता है, 0. तो इस केस में फोर्स 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस लगाना चाहते हो तो आप ऐसे डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसका अगर मैं कंपोनेंट को तोड़ता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट. ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा साइन. तो साइन कंपोनेंट में हम ऐसे डायरेक्शन लेंगे, और तो फोर्स किधर को लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, ऐसे नीचे की तरफ ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन. ठीक है, तो ये वाले फोर्स भी F3 और F4 भी आपको कैंसिल आउट करेंगे. क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है. दोनों फिर इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर. तो होपफुली आपको डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. आपको फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है. इस एंड पे आपको याद रखना है कि ये वाला कॉयल और ये अप्रॉक्सीमेट पैरेलल है,
पैरेलल होने के कारण ये वाला फोर्स काम ही नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी जीरो हो जाएगा। अगर ये थोड़ा बहुत फोर्स बचता भी है साइन या कॉस के कंपोनेंट के कारण, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखिए, ऐसा यहाँ पर सबसे ईजिली आप लगा सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट जा रहा है ऊपर को और थंब जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे ये ऐसे लग जाएगा, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। बस एक एंड देखिए, दूसरा उसके उल्टा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब नेट फोर्स की बात करें तो इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है इस सर्किट के अंदर, तो नेट फोर्स तो जीरो ही है। देखिए ये अंदर को लग रहा है, ये बाहर को लग रहा है, ये बाहर को लग रहा है, ये इधर को, ठीक है, सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स तो इस पर जीरो लग रहा है। अब फोर्स जीरो लग रहा है, कौन सा, नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल फोर्स, तो क्या टॉर्क भी जीरो लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स ये वाला व्यू देखिए, ये वाला ऐसे, ये कॉइल एक्चुअली ऐसे बड़ा है, ठीक है, तो ये वाली है इसकी विड्थ, ये इसकी ब्रेथ को मैं बी मान लेता हूँ, छोटा बी, ये इसकी चौड़ाई है, छोटा बी विड्थ, ठीक है। अब ये कॉइल जैसे घूम रहा है, ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ से ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर इसका आप टॉप व्यू देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये एक्चुअल में ऐसे ही घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर ये मैं आपको टॉप से दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, बिल्कुल ये टॉप व्यू देखिए, ये हिस्सा अंदर की तरफ जा रहा है, दूसरा हिस्सा बाहर की तरफ। अब मैं इसका टॉप व्यू बनाने जा रहा हूँ, तो टॉप व्यू से हम इसका दूसरा डायग्राम बना के कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए टॉप व्यू की तरफ देखिए इसमें, तो ये रहा टॉप व्यू इसका, तो हियर इट इज़। तो ये जो कॉइल है, ये जो हमने कॉइल टेढ़ा था, ये वाला टेढ़ा वाला कॉइल है पीछे, ये कॉइल ऐसे ही बना दिया, ये टॉप वाला, ठीक है। तो ये रहा इस तरह से, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स ऐसे अंदर की तरफ काम कर रहा था और दूसरा बाहर की तरफ काम कर रहा था, ऐसे, ठीक है, तभी तो ये टर्न कर रहा था, ऐसे टर्न कर रहा था आराम से। ये जो अंदर की तरफ काम कर रहा है ये हमने बना लिया F1, और ये जो बाहर की तरफ काम कर रहा था ये बना लिया हमने F2, F1 और F2। अब हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इन फोर्सेस के बीच का। क्यों, क्योंकि हमने टॉर्क क्या पढ़ा है, टॉर्क होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा 90 डिग्री के एंगल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फोर्सेस के बीच में। अब ये जो हमने कॉइल बनाया था ऐसे पीछे, ये कॉइल था कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो इस कॉइल का हमने लेंथ लिया था, ये वाला हिस्सा लेंथ था, इसको L लिया था, और ये जो चौड़ाई थी इसको हमने माना था ब्रेथ B, ठीक है, इसको B मान लेते हैं, तो ये वाली चौड़ाई है B, ठीक है जी। अब इस B पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाओ, यहाँ पर लगा हुआ नॉर्थ हैंड, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, साउथ हैंड, नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरफ से ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के टॉप व्यू के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल अल्फा एंगल बना रहा है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल ऐसे टेढ़ा है, झुका हुआ है, तो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है जी। अब ये वाला एंगल क्या है, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, ये टॉप व्यू है, एरिया वेक्टर किसी भी कॉइल के ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस होता है, ठीक है, जैसे ये कॉइल का टॉप व्यू है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर। जैसे ये कॉइल है इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अगर मैं टॉप व्यू की बात करूंगा, ये है इसका, ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे एरिया वेक्टर। अब जैसे ये कॉइल ऐसे बेंड होगा तो ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, दिखाई दे रहा है आपको, ये टॉप व्यू ये ऐसे है और ये इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल ये वाला, ठीक है। देखिए नीचे ये लाइन लगा रखा है और ये आपको ब्लैक पेन दिखाई दे रहा है, इस तरह से होगा एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर को होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है जी। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल, सॉरी लेट मी करेक्ट अगेन, ये होगा एरिया वेक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है अल्फा, ये वाला, ठीक है। और ये कॉइल ऐसे है, और ये एंगल थीटा किस किस के बीच में है, ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड किधर को जाएगी आपका, ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से देखिए, इसको करेक्शन करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, ये वाला बी, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ऐसे करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है।
और फिर अल्फ़ा एंगल किसके बीच में है, अल्फ़ा ये जो कॉइल पड़ी हुई है ना और मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है अल्फ़ा। ठीक है, तो होपफुली अब एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एंगल 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर हमेशा कितना एंगल बनाता है, तो आंसर है ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर कॉइल ऐसे है तो ऐसे रहेगा 90 पे, जैसे ही बेंड होता है ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल पूरा 90 है। अल्फ़ा प्लस थीटा, अल्फ़ा ये वाला और थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा कितना है टोटल 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, ये है प्लेन, ये एरिया वेक्टर, अल्फ़ा प्लस थीटा ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है और ये अल्फ़ा प्लस थीटा, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो इसका ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, उसमें से ये 90 है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा का भी कितना होना होगा 90 होना होगा, तब इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये अल्फ़ा और ये थीटा इन दोनों का सम 90 होगा, यहाँ पर ये अल्फ़ा और ये थीटा इन दोनों का सम 90 होगा। तो कहने की बात ये है कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रक्चर डायग्राम आप देख ही चुके हो इस तरह से। ठीक है, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये इस प्रकार से कॉइल है। ठीक है, ये ऐसे बड़ा हुआ कॉइल, तो ये हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल, ये 90 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल थीटा है और ये जो इसके बीच में बचा है ये वाला एंगल, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, ये वाला एंगल, ये अल्फ़ा और ये थीटा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए, अब ये हो गया थीटा और ये साइड है बी, दिस इज़ द ब्रेथ बी। अगर ये बी है तो ये कितना होगा, बी के साथ कॉस थीटा और कॉस के परपेंडिकुलर क्या होता है बी साइन थीटा। तो ये मेन हाईलाइटेड फीचर है। तो ये वाला जो इन दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच का कंपोनेंट आएगा ये आएगा बी साइन थीटा। अब आइए टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का डेफिनेशन क्या था, टॉर्क का डेफिनेशन था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, बी इज द ब्रेथ, छोटा बी है स्मॉल बी आई, बी इज द ब्रेथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आई एल बी साइन 90 साइन थीटा, ये कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई इज द करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा साइन 90 तो 1 है स्टूडेंट्स, ये आई ऐसे ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ एल इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा एरिया, ये बी ऐसे ही और दिस इज 90। तो दिस इज द फाइनल टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, टॉर्क इज आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये सिंगल टर्न के लिए है। अगर बहुत सारे टर्न हो, जैसे ये एक कॉइल है, फिर ऐसे इसके ऊपर दूसरा टर्न है, ऐसे इसके ऊपर तीसरा टर्न है, ऐसे इसके ऊपर चौथा टर्न है, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न्स। ठीक है, तो एन टर्न्स के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एन के साथ, तो ये बन जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा और टॉर्क और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो टॉर्क को हम लिखेंगे आई ऐसे रहेगा, ये जो साइन थीटा ये एंगल किस किस के बीच में है, देखिए अभी ये एंगल मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये थीटा एंगल किस किस के बीच में है, ये थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ये थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच में होगा। जब भी आपको टॉर्क का डायरेक्शन पता करना है स्टूडेंट्स, आप राइट हैंड यूज़ करेंगे। देखिए टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अगर मान लीजिए किसी प्लेन है, तो अगर ये ए वेक्टर है, ये सरफेस ए वेक्टर है, तो ये आपका फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा थम इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। सिमिलरली दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड थम देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज सी वेक्टर। थम आपको फोर्स या टॉर्क का डायरेक्शन बताया, रूल से पता करोगे, राइट हैंड थम रूल से। कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखिए ये है ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर किधर को है, दिस इज द बी वेक्टर, और अंगूठा किधर को आ रहा है ऊपर को, दिस इज द रिजल्टेंट सी वेक्टर। तो टॉर्क हमेशा अंगूठे की डायरेक्शन में लगेगा। ए होता है हमेशा एरिया वेक्टर, ये आपका हमेशा एरिया वेक्टर रहेगा। बी बाद में आया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको ये वाली फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ेंगे और थंब आपको टॉर्क का डायरेक्शन देगा। ठीक है जी, तो इसके बाद थोड़े से स्पेशल केस के साथ इसको एंड करते हैं। तो स्पेशल केस में क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस है, if the current carrying loop is aligned in such a way that plane of the loop is parallel to the magnetic field। देखिए ये प्लेन है लूप का, ठीक है,
और यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है। सो ये जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये सरफेस जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में है। तो हम पैरेलल में क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं पैरेलल में तो एंगल 0 आएगा। ये क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आंसर है ये है एरिया वेक्टर, ऐसे आएगा। तो हमने एंगल किस में पढ़ा है, टॉर्क का एंगल होता है एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला। तो 90 एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो बोलने की बात है कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, पर फिर भी थीटा 90 हो रहा है, क्योंकि थीटा जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो ये थीटा हो जाएगा 90 और साइन 91 होता है, तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। जब भी कॉइल ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, तो इसको मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं सेकंड केस में, स्पेशल केस में। ये है प्लेन ऑफ द कॉइल और ये है मैग्नेटिक फील्ड। वर्डिंग ऐसे लिखी जाएगी कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब थीटा कितना होगा, थीटा तो एरिया वेक्टर में होगा, तो ये हो जाएगा इस कॉइल का एरिया वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे और साइन 0 0 होता है, तो इस केस में टॉर्क बिल्कुल नहीं लगेगा, तो टॉर्क आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री पे होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क इज द मैक्सिमम। और 0 डिग्री एंगल पे हम बोलते हैं इस केस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब अनस्टेबल स्टेट कौन सा होता है, अनस्टेबल स्टेट होता है जब एरिया वेक्टर हो इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, उल्टा। जैसे ये कॉइल अब ऐसे पड़ा है, एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, उल्टा हो जाएंगे, एक ही तरफ काउंट होंगे ये, ठीक है। इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, देखिए दोबारा से, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर इसके उल्टा आ रहा है, ठीक है। ऐसे दोनों 180 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर को जा रहा है, ये रहा एरिया वेक्टर इधर को जा रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये हो जाएगा 180 और 180 में भी टॉर्क क्या हो जाएगा 0। दिस इज द अनस्टेबल कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क इन अ कॉइल। तो इसके साथ आप देख सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, बड़े इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। जब भी एरिया की बात करेंगे, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर वगैरह लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉच द वीडियो स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज़ द गैल्वेनोमीटर।